हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागा पे। मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले आपको एक अनाउंसमेंट दिए थे, जिसमें कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके हम अनाउंसमेंट किए थे कि फ्री क्लासेस लेंगे। तो आज से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एक दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा, जिसमें हम आज से शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी के लेक्चर के बारे में। जैसे कि आपको हमने बताया था कि हम आपको इसके माध्यम से पॉलिटी और हिस्ट्री के लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें कि दो विषय हैं। और आगे जैसे कि आप लोगों का डिमांड होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी का भी, तो आप लोगों का जैसे डिमांड आएगा वैसे हम आपके डिमांड को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो आज हम इस के माध्यम से अपने आज ही मेरा पहला लेक्चर है, इसके माध्यम से हम शुरुआत करेंगे आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसके बारे में शुरुआत करेंगे। अगर हम इसका बात करें तो 6 to 8 का जो है, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पॉलिटी का कर रहे हैं, सेक्शन कर रहे हैं पॉलिटी का, तो 40 क्वेश्चन आते हैं। उसी में हम आज शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसके सिलेबस देख लेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए सिलेबस देखते हैं। तो पहला हम सिलेबस देखते हैं, इसका क्या है। सिलेबस है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार एवं विकास। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, भारतीय शासन अधिनियम 1935 एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये हम अपने पहले टॉपिक में इसको कवर करेंगे। और हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि संविधान सभा का गठन तथा भारतीय संविधान का निर्माण। नेक्स्ट होगा कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जो मतलब हमारे भारतीय संविधान में कुछ विदेशी से भी कुछ स्रोत लिया गया है, वो होगा। नेक्स्ट होगा प्रस्तावना एवं उद्देशिका। उसके आगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट होगा नागरिकता। सातवां हमारा होगा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। आठवां हमारा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं सिद्धांत। नेक्स्ट मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। अगला होगा कि संघ या केंद्र का प्रशासन, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। इसके आगे हम देखेंगे 11 में देखेंगे हम राज्य का प्रशासन। इसमें क्या देखेंगे, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर एवं मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, विधानमंडल, उच्च न्यायालय। इसके बाद देखेंगे हम 12 में चुनाव आयोग, उसके बाद वित्त आयोग, उसके बाद कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट देखेंगे हम नीति आयोग, एनडीसी, राज्य विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद। आगे देखेंगे हम 16 नंबर में कवर करेंगे हम स्थानीय स्वशासन। इसके अंतर्गत पंचायत एवं नगर पालिका। नेक्स्ट होगा आपातकाल, संविधान संशोधन, राष्ट्र भाषा एवं राज्य भाषा, लोकपाल एवं लोकायुक्त। और आगे देखेंगे हम विविध, जो टॉपिक और भी होंगे कुछ। तो हम इसमें आज से शुरुआत कर रहे हैं। पहला इसका शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार एवं विकास। मतलब संविधान में ऐतिहासिक जो आधार और इसका विकास है, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले हम इसके पहले जान लें कि संविधान और राज्य व्यवस्था कहते किसको है। तो संविधान देखेंगे तो संविधान उन कानूनों एवं प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। मतलब संविधान एक मतलब किताब के रूप में है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन, उसमें कानूनों का संग्रह है, उसी के आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य व्यवस्था, मतलब राज्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे हम। तो राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। अर्थात जब संविधान को किसी देश में लागू किया जाता है, तो संविधान लागू करने के संबंध में जो कानून, सरकार का निर्णय, न्यायालय का निर्णय और कुछ संस्थाएं उभर कर आती है, जिन्हें सामूहिक रूप से राज्य व्यवस्था कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में व्यापार करने भारत आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत में व्यापार करने आ रही है। प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। मतलब जैसे शुरू में जब कंपनी आई तो उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था।
लेकिन 1857 में प्लासी का युद्ध तथा 1764 में बक्सर का युद्ध को जीत लिए जाने के पश्चात बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हुआ और धीरे धीरे कंपनी द्वारा भारत को उपनिवेश बना लिया गया। लेकिन जब प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 में 34 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत लेती है तो क्या करती है, पश्चिम बंगाल को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व में हो गया और धीरे धीरे भारत को अपना उपनिवेश बना लेती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में विजित क्षेत्र प्रशासन के लिए समय समय पर कुछ कानून बनाए गए जो भारतीय संविधान के निर्माण में सहायक सिद्ध हुए, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदेश जीती थी उसके शासन के लिए कुछ कानून बनाए, तो कुछ एक्ट समय समय पर लाया गया जो भारतीय संविधान बनाने में बहुत कारगर सिद्ध हुए। उसी को हम देखेंगे। तो उसका हम देखेंगे पहले कंपनी का अधीन शासन, तो कंपनी का अधीन शासन, उसके बाद आएगा क्राउन या ताज के अधीन शासन। तो कंपनी का अधीन शासन में हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अभियान, 1813 का चार्टर अभियान, 1833 का चार्टर अभियान और 1853 का चार्टर अभियान। उसके बाद हम क्राउन के, जैसे कि आपको पता होगा कि अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1857 की क्रांति जब हुई थी उसके बाद वहाँ के जो ब्रिटेन के शासन थे वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन छीन लिया था और वहाँ से क्राउन का शासन, मतलब वहाँ से डायरेक्ट शासन हो रहा था। तो उसके अधीन देखेंगे हम 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। वाला हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या प्रावधान किए गए थे उसके बारे में हम देखेंगे। भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रण एवं नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। मतलब सबसे पहला जो एक्ट बना था ब्रिटिश, मतलब भारत में शासन करने के लिए, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अर्थात कंपनी के कार्यों पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके विशेषताएं क्या क्या थी, मतलब इस एक्ट की क्या क्या विशेषता थी उसके बारे में देख लेंगे हम। कि इसके तहत मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। मतलब जो अलग अलग 3 प्रेसिडेंसी थी, एक कौन कौन था, मद्रास, मुंबई और बंगाल था, तो पहले अलग अलग गवर्नर थे। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। उसके और इसे गवर्नर जनरल नाम दिया गया। मतलब जो गवर्नर था उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। मतलब ये क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। आगे देखेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश तथा जिसमें एक क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो 1773 के एक्ट के माध्यम से जो कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसमें एक न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो क्या थी, एलिजा एम्फेज जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखेंगे इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेने एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब इसके पहले क्या था कि जो ब्रिटिश इसके कंपनी कर्मचारी जो थे वो अपना निजी व्यापार भी करते थे और रिश्वत लेते थे। तो इस एक्ट के माध्यम से इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत से उपहार लेने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो क्वेश्चन आते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से रखी गई थी। अगला देखेंगे हम, अगला है 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से देखिए कि अगर हम चाहे इसको तो लिख के भी पढ़ा सकते हैं। अगर हम लिख के पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा होगा और मतलब मेरे मानने से टाइम का वो लॉस होगा। तो इसलिए हम इसको पीपीटी, क्योंकि इसमें समझने वाले हैं, सब सिर्फ बात फैक्ट है जो आपको समझा दिया जाएगा, इसलिए हम लिख के नहीं पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। और इसके बाद जैसे कि मेरा पढ़ाने का ये रहेगा कि एक टॉपिक जैसे ही खत्म होगा उस टॉपिक से बीपीएससी
टीचर या बीपीएससी के कितना किसी भी एग्जाम जो अभी तक बीपीएससी लिया है उससे जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। आपको इसका टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन कहाँ से करें, वो टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए। हम जितना क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा उतना क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करा देंगे। देखते हैं 1774 का पीस्ट इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने में कुछ कमियां रह गई थी उसी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया गया, तो 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित करने का उद्देश्य क्या था, तो 1773 का रेगुलेटर ने की कमियों को दूरी करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। इसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इसकी विशेषताएं हम देखेंगे क्या था कि इसके द्वारा कंपनी का प्रशासन एवं व्यापारिक मामले को अलग कर दिया गया। मतलब क्या था, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का जो प्रशासनिक मामला और व्यापारी मामला जो पहले एक में था उसको अलग कर दिया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसको राजनीतिक मामले और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये व्यापारी मामले। तो कभी कभी मिलान में क्वेश्चन आता है तो मिलान करने में आ जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोलर क्या है, राजनीतिक मामले होगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले होगा। नेक्स्ट हम अगला देखेंगे कि 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम देखेंगे कि इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया, परंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर अगले 20 वर्षों तक एकाधिकार प्राप्त रहा। इस एक्ट के माध्यम से 1813 के एक्ट के माध्यम से यह हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ब्रिटेन की तरफ से व्यापार करने का एक अधिकार मिला था। एक अधिकार कहने का मतलब कि ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। तो इस 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से इस मतलब जो उसका अधिकार था इस अधिकार को छीन लिया गया, परंतु उसे चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर अभी भी 20 वर्षों तक एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है, तो इसके मतलब ये हो गया कि अब मतलब ब्रिटिश के अन्य कंपनी भी आकर ब्रिटेन की अन्य कंपनी भी आकर भारत में व्यापार कर सकती थी, अर्थात कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार का रास्ता खोल दिया गया। ठीक है, अगला है कि भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ये क्वेश्चन आपका मतलब पूछा है कि भारत में किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, तो 1813 का चार्टर एक्ट होगा। भारतीय शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख आवंटन किया गया। मतलब भारत में शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख आवंटन जो है वह किस एक्ट के बाद किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के बाद किया गया। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसके तहत कंपनी के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसके द्वारा जो मतलब ब्रिटेन की कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका व्यापार चाय पर अभी बना था ना 1800 पीछे हम देखें कि अभी भी उसका क्या है कि चाय पर व्यापार 20 वर्षों तक एकाधिकार था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से सारे उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब ब्रिटेन की जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत पर व्यापार करने का एकाधिकार जो पहले प्राप्त था वो समाप्त हो गया। उसके बाद देखेंगे कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और तथा इस पद पर आने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेटिंग था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये किस एक्ट के माध्यम से बना है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो भारत बंगाल के गवर्नर जनरल था उसके पद को अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1835 में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के घोषित कर दिया गया। जो 1835 में है अंग्रेजी को क्या होगा, आधिकारिक भाषा, मतलब जितने भी काम होंगे वो अंग्रेजी में होंगे। ब्रिटेन के लोगों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई। अब ब्रिटेन के जो लोग थे भारत में भी भूमि खरीद सकते थे। अगला देखेंगे एक्ट, अगला एक्ट है कि 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद की विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग में नामजद की सिद्धांत को समाप्त कर
महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आरंभ कर दिया गया। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1853 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के बाद माना जाता है। इसके आगे देखेंगे हम। तो आज से हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ताज का शासन और क्राउन का शासन के अंतर्गत भारत में जो एक्ट आए थे उसको देखेंगे। और क्योंकि हम वीडियो को लंबा नहीं बना सकते हैं, बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वीडियो छोटा रहेगा तो आप कभी भी टाइम निकाल कर देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, थोड़ा पहला लेक्चर था तो थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन आगे हम सुधार कर लेंगे। और कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।